नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान की पुस्तक समकालीन भारत भाग 2 भूगोल की पुस्तक के अध्याय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं का अध्ययन करेंगे। जैसे कि इस अध्याय का नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, तो जो जीवन रेखाएं हैं वो क्या होती हैं? परिवहन तथा संचार के आधुनिक साधन जो लोगों को एक दूसरे के पास लाते हैं तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में सहायता करते हैं, वो देश की जीवन रेखाएं कहलाती हैं। मतलब जिस पर जो है देश चल रहा है, यदि परिवहन के साधन ना हो, संचार के साधन ना हो, तो लोग आपस में एक दूसरे के संपर्क में नहीं आ पाएंगे जो दूर दूर स्थित हैं। न ही उनसे जो है हम संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अब हम सूचना के माध्यम से, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, जो परिवहन के साधन हैं, आपस में संपर्क स्थापित कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, जिसके कारण जो है देश का विकास संभव होता है। पहले हम बात करते हैं इसमें परिवहन के साधन। परिवहन के साधन जो मनुष्य तथा सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, जैसे रेल, बस, वायुयान, समुद्री जहाज आदि। जो परिवहन के साधन हैं इनको हम स्थल परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन आदि भागों में बांट सकते हैं। संचार के साधन, जो संचार के साधन हैं वो क्या होते हैं? जो साधन सूचना, समाचार एवं संवाद को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, जैसे समाचार पत्र, रेडियो, टीवी, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, ईमेल आदि, ये संचार के साधन हैं। अब परिवहन और संचार के साधनों को किसी देश की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं क्यों कहा जाता है? अब इस पे हम बात करते हैं। जैसे क्या कारण है कि इनको जो है किसी देश की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं कहा जाए? तो नंबर 1 है, देश विदेश के दूर स्थित इलाकों को एक दूसरे से जोड़ता है, कृषि एवं उद्योगों के विकास में मदद करता है, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। यदि हम व्यापार करते हैं तो जो है हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, निर्यात करते हैं तो हमें मुद्रा प्राप्त होती है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। अब संचार के परिवहन के साधन हैं तो लोग यहाँ पर आ सकते हैं, चाहे वायु मार्ग से, जल मार्ग से, किसी मार्ग से यहाँ पे आ सकते हैं, या जो है हमारे देश के लोग वहाँ जा सकते हैं। तो कोई भी देश है तो जो उसको विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। युद्ध में, आपातकाल में सहायक, स्थानीय, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलता है। जीवन जो है इससे आरामदायक व सुविधापूर्ण बनता है। तो यही कारण है कि संचार और परिवहन को किसी भी देश की जीवन रेखाएं कहा जाता है। जो परिवहन के साधन हैं इन्हें हम 3 भागों, जल, स्थल और वायु परिवहन में बांट सकते हैं। जो स्थल परिवहन है उसमें सड़क, रेल और पाइपलाइन। जल परिवहन में आंतरिक जल परिवहन और समुद्री जल परिवहन। जो वायु परिवहन है उसमें घरेलू विमान सेवा और अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा, इसमें जो है इनको बांटा जा सकता है। अब हम बारी बारी से इनका अध्ययन करते हैं। पहले हम बात करते हैं स्थल परिवहन की। भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। यह सड़क जाल लगभग 56 लाख किलोमीटर है। भारत में सड़कों की सक्षमता के आधार पर 6 भागों में बांटा गया है। जो पहला है वो है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई व मुंबई को जोड़ने वाली 6 लेन की महाराजमार्ग की सड़क योजना प्रारंभ की है।
इस परियोजना के तहत 2 गलियारे, पहला उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, तथा दूसरा पूर्व पश्चिम गलियारा जो सिलचर असम और पोरबंदर गुजरात को जोड़ता है। जैसे हमारे उत्तर में जम्मू कश्मीर है, वहाँ श्रीनगर, और नीचे तमिलनाडु में जो कन्याकुमारी है, दक्षिण में कन्याकुमारी को जोड़ता है। और दूसरा जो है पूर्व पश्चिम गलियारा, पूर्व में हमारा कौन सा है, पूर्व में असम, असम के अंदर सिलचर से, और पश्चिम में गुजरात के अंदर पोरबंदर को जो है जोड़ता है। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और पेपर में कई बार आता भी है, मैप में आ सकता है। यह राजमार्ग परियोजना भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अधिकार क्षेत्र में है। राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवेज, राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। यह प्राथमिक सड़क तंत्र है जिसका निर्माण व रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD के अधिकार क्षेत्र में है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 सबसे लंबा राजमार्ग है। इस अध्याय में छोटे जो प्रश्न बनते हैं एक एक अंक वाले, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इस अध्याय में मैंने सारी चीज़ों को जो है शामिल करने की कोशिश की है जो इस अध्याय में आया है। तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग 7 सबसे लंबा राजमार्ग है जो 2369 किलोमीटर लंबा है, यह वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है, वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है। तीसरा है राज्य राजमार्ग, स्टेट हाईवेज, राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती हैं। लोक निर्माण विभाग PWD इनका रखरखाव करता है। जो चौथी सड़कें हैं वो हैं जिला मार्ग। यह सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं। इन सड़कों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व जिला परिषद का है। जो 5वीं प्रकार की सड़कें हैं, अन्य सड़कें, इस वर्ग के अंतर्गत वे सड़कें आती हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों तथा गांवों को शहरों से जोड़ती हैं। नंबर 6 है सीमांत सड़कें, देश की सीमाओं पर सामरिक महत्व की सड़कें होती हैं। इनका रखरखाव सीमा सड़क संगठन करता है। जो ये सीमा सड़क संगठन है ये 1960 में बनाया गया था और इसका जो कार्य था वो उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सड़कों का विकास करना था। तो इस तरह हमारी जो है सड़कें हैं उनको हम 6 भागों में बांटा है। हम बात करते हैं सड़क घनत्व की। प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की लंबाई को सड़क घनत्व कहा जाता है। देश में सड़कों का वितरण एक समान नहीं है। इनका घनत्व जम्मू कश्मीर में 10 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर से केरल में 375 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर तक है। तो बच्चों हमने जो सड़कें हैं उनके बारे में बात की। अब हम देखते हैं कि जो सड़क परिवहन है वो रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक उत्तम है। वो कैसे? अब जो सड़कें हैं ऊबड़ खाबड़ भूभागों पर भी जो है बनाई जा सकती है। इनकी निर्माण लागत रेलों की तुलना में कम है। कम व्यक्तियों, कम दूरी, कम वस्तुओं के लिए उपयुक्त हैं। अब घर से घर तक का परिवहन व्यवस्था है। अन्य परिवहन के साधनों के लिए कड़ी के रूप में काम करती है। चाहे हमें रेल में जाना है या वायुयान के द्वारा जाना है तो सड़क परिवहन के माध्यम से ही ये संभव हो पाता है। अब जो पहाड़ हैं वहाँ अधिक ढाल वाले पहाड़ हैं तो वहाँ पर जो है सड़कें बनाई जा सकती हैं। अब हम बात कर लेते हैं रेल परिवहन की। भारतीय रेल परिवहन देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण है। देश की पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई और ठाणे के मध्य चलाई गई जो 34 किलोमीटर की दूरी तय करती है। भारतीय रेल परिवहन को 16 प्रखंडों जोन्स में जो है बांटा गया है। अब रेल परिवहन जो है ये उत्तम कैसे है? तो लंबी दूरी के लिए, अधिक सामान के लिए उपयुक्त है।
परिवहन का अपेक्षाकृत सस्ता साधन है। जो सड़क परिवहन है उससे सस्ता साधन है ये। जैसे जो रेल है, ट्रेन जो चलती हैं वो बसों की बजाय, ट्रक की बजाय जो है सस्ती पड़ती हैं, अपेक्षाकृत अधिक सुविधाजनक भी है। अब जो रेल परिवहन है, अब इसको जो कारक प्रभावित करते हैं, जैसे भू आकृति कैसी आकृति है, आर्थिक कारक भी खर्चा ज़्यादा पड़ता ही है, प्रशासकीय कारक है। जैसे उत्तरी मैदान में समतल भूमि, संपन्न कृषि, सघन जनसंख्या, प्रचुर संसाधनों के कारण रेल परिवहन जो है अधिक सक्षम है। जो उत्तरी मैदान है हमारे, वहाँ पर रेलों का निर्माण ज़्यादा अच्छे तरीके से किया जा सकता है। प्रायद्वीपीय भारत में उबड़ खाबड़ धरातल, छोटी छोटी पहाड़ियाँ, सुरंगें तथा कठोर धरातल रेल परिवहन के लिए बाधक है। पर्वतों में दुर्गम, उच्चावच, विरल जनसंख्या, आर्थिक अवसरों की कमी के कारण रेलवे जो है कम है। यही कारण है कि भारत में जो रेल है उसका जो वितरण है वो एक समान नहीं है। अब जो भारतीय रेल है उसके सामने कई समस्याएं आती हैं। पहला, जैसे बिना टिकट लोग यात्रा करना, बिना वजह चैन खींचकर रेल रोकना, चोरी तथा रेल संपत्ति का नुकसान, आवश्यकता से कम है, भीड़ भाड़ व गंदगी और सुविधाओं का अभाव, और जो इसमें जो आए दिन जो है दुर्घटनाएं होती रहती हैं। ये जो है हमारी रेलवे के सामने समस्याएं आती हैं। अब आज़ादी के बाद जो है रेलों में जो प्रगति हुई है उसकी हम बात करें तो दोहरे मार्गों का निर्माण किया गया है। विद्युतीकरण, अब आप देखते हैं कि लगभग जो ट्रेनें हैं वो सारी क्या है, बिजली से चलने वाली हैं, इलेक्ट्रिक ट्रेन हैं। सिग्नल प्रणाली में सुधार हुआ है, कंप्यूटरीकरण हो गया है, सुविधाओं का विकास और क्षमता का विकास भी जो है अब काफ़ी हद तक हो चुका है। जो तीसरा हमारा परिवहन का साधन है वो है पाइपलाइन। जो स्थल परिवहन के अंदर तीसरा कौन सा है, पाइपलाइन। पाइपलाइन एक नया परिवहन का साधन है। पहले पाइपलाइन का उपयोग जो है शहरों व उद्योगों में पानी पहुंचाने के लिए होता था। अब जो है कच्चा तेल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस का भी जो है परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है। अब ठोस खनिजों को भी तरल बनाकर पाइपलाइनों द्वारा परिवहन जो है किया जाता है। यह जो पाइपलाइन परिवहन है यह सुरक्षित व सुविधाजनक साधन है। भाई, पाइपलाइन बिछाने में जो प्रारंभिक लागत है वो तो अधिक आती है, लेकिन उसके बाद जो चलाने की जो लागत है वो न्यूनतम है, वो कम से कम है। वाहनांतरण, देरी व हानियाँ ना के बराबर है। इसमें कुछ जाम की समस्या नहीं है, ठीक है ना। देरी, हानियाँ जो है इसमें ना के बराबर है। अब पाइपलाइन का जो जाल है वो भारत में मुख्य तीन है। जैसे ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों से गुवाहाटी, बरौनी व इलाहाबाद के रास्ते कानपुर तक। दूसरा जो है गुजरात में सलाया से वीरमगांव, मथुरा, दिल्ली से सोनीपत के रास्ते पंजाब के जालंधर तक। और जो तीसरा है गैस पाइपलाइन, गुजरात में हजीरा को उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से मिलाती है। यह मध्य प्रदेश के जयपुर के रास्ते होकर जाती है। तो इस तरह प्यारे बच्चों, ये जो हमारे स्थल परिवहन थी उसका हमने अध्ययन किया। अब हम जल परिवहन के बारे में अध्ययन करते हैं। जल परिवहन, परिवहन का सबसे सस्ता, पर्यावरण अनुकूल एवं ईंधन प्रभावी परिवहन है। भी सस्ता भी है और इको फ्रेंडली भी है। यह परिवहन भारी वस्तुओं की ढुलाई के लिए अधिक उपयुक्त है। भारत के कुल यातायात में आंतरिक जल परिवहन का योगदान 1% है और देश की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 95% समुद्री पतन के माध्यम से होता। जो व्यापार है हमारा वो समुद्री पतन के माध्यम, जो बंदरगाहें हैं, समुद्र है, उसके रास्ते हमारा व्यापार होता है। भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग 14,500 किलोमीटर लंबा है। इसमें केवल 5,685 किलोमीटर मार्ग ही मशीनीकृत नौकाओं द्वारा तय किया जाता है। जो भारत की समुद्री तटरेखा है वो है 7,516.6 किलोमीटर, जिस पर 12 मुख्य एवं 200 मध्यम एवं छोटे पतन स्थित हैं। कराची बंदरगाह की कमी को पूरा करने के लिए
और मुंबई बंदरगाह पर दबाव को कम करने के लिए स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले कांडला बंदरगाह को विकसित किया गया। जो कांडला बंदरगाह है यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। मुंबई सबसे बड़ा और पोर्ट ब्लेयर सबसे छोटा बंदरगाह है। चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम बंदरगाह है। व्यापार की मात्रा एवं लादे गए सामान के संदर्भ में मुंबई के बाद जो है इसका दूसरा स्थान है। तो प्यारे बच्चों, इससे जो छोटे हमारे प्रश्न बनते हैं वो भी आप यहाँ से ध्यान से कर सकते हो। अब हम बात करते हैं वायु परिवहन की। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 18 फरवरी 1911 में हुई, जब इलाहाबाद से नैनी तक मुंबई से डाक ले जाया गया। यह दुनिया का पहला मेल सेवा थी। 1953 में परिवहन जो वायु परिवहन है इसको राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। एयर इंडिया और अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाएं जो है प्रदान करती है। एयर इंडिया है, इंडियन एयरलाइंस है। ऐसे पवन हंस जो निजी क्षेत्र में जो प्राइवेट हेलीकॉप्टर हैं, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड देश के अगम्य एवं दुर्गम भागों जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के आंतरिक भागों में हेलीकॉप्टर सेवाएं जो है उपलब्ध करवाता है। अब इसके फ़ायदे क्या होते हैं? जैसे तीव्रतम है, आरामदायक व प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। प्रतिष्ठा तो है ही, भाई वायुयान में जा रहे हैं। अति दुर्गम क्षेत्रों जैसे ऊंचे पर्वत, मरुस्थलों, घने जंगलों व लंबे समुद्री रास्तों को पार करने के लिए उपयुक्त है। प्राकृतिक आपदा के समय राहत पहुंचाने के लिए उपयुक्त है। अति लंबी दूरी के लिए उपयुक्त है। तो जो है इसके फ़ायदे हैं। कुछ सीमाएं भी हैं इसकी, जैसे सभी व्यक्तियों की पहुंच में नहीं, महंगा साधन है और मौसमी परिस्थितियों से जल्दी जो है प्रभावित होता है। तो प्यारे बच्चों, ये हमने जब परिवहन के साधन किए, अब हम जो है संचार के साधन की बात करते हैं, जिसमें हम पहले बात करें निजी संचार की। भारतीय डाक नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़ा है। यह दोनों पार्सल और साथ ही लिखित संचार को भी जो है संभालता है। कार्ड और लिफाफे को प्रथम श्रेणी का मेल माना जाता है। द्वितीय श्रेणी के मेल में किताबें, पैकेट, पंजीकृत आवधिक और समाचार पत्र शामिल हैं। मेल की त्वरित डिलीवरी के लिए की सुविधा के लिए 6 मेल चैनल, राजधानी चैनल, मेट्रो, ग्रीन, बिजनेस, बल्क मेल और पीरियोडिकल चैनल स्थापित किए गए हैं। भारतीय दूरसंचार नेटवर्क एसटी द्वारा पहले से ही 2/3 से अधिक गांव को जो है कवर किया गया है। देश के प्रत्येक गांव में 24 घंटे एसटीडी सुविधा का विस्तार करने का विशेष प्रावधान किया गया है। पूरे भारत में एसटीडी सुविधा की दर समान सुनिश्चित कर दी गई है। यदि हम बात करें जनसंचार की, तो जनसंचार क्या होता है? इसमें एक साथ बड़ी मात्रा में लोगों तक जो सूचनाएं पहुंचाई जा सकती हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसमें टेलीविज़न, वीडियो, फिल्में, रेडियो शामिल है। AIR ऑल इंडिया रेडियो राष्ट्रीय, स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं में विभिन्न कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। ये आप सुनते हैं रेडियो में अंदर। दूरदर्शन जो है भारत का राष्ट्रीय टेलीविज़न चैनल है। दुनिया के सबसे बड़े स्थलीय नेटवर्क में से एक है। भारत दुनिया में फीचर फिल्मों के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। यह लघु फिल्मों, वीडियो, फीचर फिल्मों का जो है निर्माण करता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन भारतीय और विदेशी दोनों फिल्मों को प्रमाणित करने का जो उसको अधिकार दिया गया है। हम बात करते हैं प्रिंट मीडिया की, तो इसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं और किताबें शामिल हैं। समाचार पत्र 100 से अधिक भाषाओं और बोलियों में जो है प्रकाशित होते हैं। प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में सबसे बड़ी संख्या अंग्रेजी और उर्दू के बाद हिंदी के अखबारों की आती है। यदि हम बात करें व्यापार की, तो लोगों, राज्यों और देशों के बीच माल के आदान प्रदान को व्यापार के रूप में जो है जाना जाता है। इस तरह के आदान प्रदान बाज़ारों में होते हैं। स्थानीय व्यापार शहरों, कस्बों और गांवों में किया जाता है। राज्य स्तरीय व्यापार 2 या अधिक राज्यों
में भी किया जाता है, अधिक राज्यों किया जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो 2 या अधिक देशों के बीच किया जाता है। किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की उसकी आर्थिक समृद्धि का जो है एक सूचक है, इसलिए इसे देश के आर्थिक विकास का बैरोमीटर कहा जाता है। जो व्यापार है, जो घटक हैं इसके निर्यात और आयात हैं। जो निर्यात है भारत में वो कृषि और संबंधित उत्पाद, रसायन और संबंधित उत्पाद, जवाहरात, इनका जो हम निर्यात करते हैं, जो मुख्य मदें हैं हमारी। ऐसे ही जो हम जो आयात करते हैं वो है पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न और जवाहरात, रसायन और संबंधित उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मशीनरी, कृषि और संबंधित उत्पाद, इनका जो है हम आयात करते हैं। अब व्यापार का जो संतुलन है, किसी देश का व्यापार का संतुलन उसके निर्यात और आयात के बीच का अंतर है। यदि आयात अधिक है, निर्यात कम है, तो हमारा ये प्रतिकूल व्यापार संतुलन कहलाएगा। और यदि निर्यात ज़्यादा है और आयात कम है तो अनुकूल व्यापार का संतुलन कहलाता है। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर दिग्गज के रूप में उभरा है और सूचना के निर्यात के माध्यम से भारी विदेशी मुद्रा जो है अर्जित कर रहा है। अब हम बात करते हैं पर्यटन की। तो जो पर्यटन है ये भी एक व्यापार के रूप में उभर रहा है। भारत में पिछले 3 दशकों में काफ़ी बढ़ा है ये पर्यटन। लाखों लोग पर्यटन उद्योग में लगे हुए हैं। पर्यटन राष्ट्रीय एकीकरण को भी बढ़ावा देता है, स्थानीय हस्तशिल्प और सांस्कृतिक गतिविधियों का समर्थन करता है, हमारी संस्कृति और विरासत के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समझ के विकास को भी बढ़ा देता है। विदेशी पर्यटक हेरिटेज टूरिज़्म, इको टूरिज़्म, एडवेंचर टूरिज़्म, मेडिकल टूरिज़्म और बिजनेस टूरिज़्म के लिए जो लोग भारत आते हैं। हमारे देश में पर्यटन के विकास की व्यापक संभावनाएं हैं। इन सब से आशाजनक आगामी उद्योग के लिए विभिन्न प्रकार के पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, इस अध्याय में मैंने लगभग सभी मुख्य बिंदुओं को शामिल किया है। जो अध्याय के अंदर जो बातें आई हैं उन सबको शामिल किया है। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपको आगे आने वाले जो वीडियो हैं वो आपको पहले आपके पास पहुंच सकें। यदि आपको वीडियो पसंद नहीं आई है, कोई कमी है, तो इसमें आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। आपको जो है इस एक वीडियो के अंदर पूरा अध्याय को समझाया गया है। जो नोट्स हैं ये भी आपको मिल जाएंगे इसके PDF के माध्यम से। तो प्यारे बच्चों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य करें और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।